नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। आज मैं ज्योग्राफी सौरमंडल की सीरीज़ का अगला सेट लेके आया हूँ जिसमें हम सौरमंडल के बारे में और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एमसीक्यू को हम देख रहे थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है और वो कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है ए बृहस्पति एवं अरुण, बी बृहस्पति एवं बुध, शनि एवं मंगल, शुक्र एवं बुध। इसका उत्तर देखने से पहले अगर हम अपने इस प्रश्न पे और स्क्रीन पे लगे हुए चित्र को देखेंगे तो हम पाएंगे कि बृहस्पति यह जो ग्रह दिख रहा है हमें, यह ग्रह सबसे बड़ा दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, यह ग्रह बृहस्पति है तो सबसे बड़ा होगा। अगर ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे छोटे ग्रह में, हमको सबसे छोटे ग्रह में यह ग्रह दिख रहा है। तो यह ग्रह कौन सा है? यह ग्रह आपको बुध है। तो अगर देखें तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है? हमें उत्तर मिल रहा है 2, यानी बी बृहस्पति एवं बुध। इसका मतलब है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। अगर पूछा जाए इसको अलग अलग भी तो हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रश्नों को समाहित किया है, एक बड़े को और एक दूसरे ग्रह के आकार के अनुसार उनके। चलिए आइए देखते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है आपको पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? अगर इस हम लगे हुए चित्र पे देखेंगे तो हम पाएंगे कि पृथ्वी की जो इर्द गिर्द है, पृथ्वी के एक साइड है शुक्र, एक साइड शुक्र है। पृथ्वी के एक साइड आपको कौन सा ग्रह दिख रहा है? पृथ्वी की एक साइड आपको यह शुक्र दिख रहा है और एक साइड आपको मंगल दिख रहा है। बीच में ये पृथ्वी है। अब यहां डिसाइड करना है कि मंगल नजदीक है या तो शुक्र नजदीक है। तो हम यहां देखते हैं, पहले हमें सबसे बड़ी और जानकारी यह चाहिए सबसे पहले कि दूरी कितनी है उसमें। तो पृथ्वी से अगर हम देखें, जितनी जानकारी हमें लेनी है उसी के अनुसार ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाएगा। तो प्रश्न का उत्तर अगर हमें तभी मिलेगा जब हमें जाने कि पृथ्वी से शुक्र की दूरी कितनी है। शुक्र की दूरी, तो पृथ्वी से शुक्र की दूरी जो है वो आपको 41.4 आपको मिलियन मिलियन किलोमीटर है शुक्र की। और पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है, पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है, पृथ्वी से मंगल की दूरी अगर देखी जाए तो वह है 78.3 मिलियन किलोमीटर। एमएल से मिलियन इसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहां क्लियर हो जाएगा कि शुक्र जो है पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है बनिस्बत मंगल के। तो यहां उत्तर हमारा क्या होगा? हमारा उत्तर बनेगा सी। और उत्तर क्या होगा? शुक्र। याद रखने की जरूरत है कि शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। क्लियर है? चूंकि आकार में अनुसक में थोड़ा सा समान होता है। आइए देखते हैं, पिछले हमने सेट में देखा भी है। आइए देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न क्या है। सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? सौर मंडल में सबसे दूर ग्रह कौन है? अगर यहां देखते हैं तो पाएंगे बड़ा आसान है। सौर मंडल अगर इस तो सबसे ग्रह ये शुक्र है, तो सबसे दूर ग्रह आपको सीधी सी बात है नेपच्यून है। और नेपच्यून को क्या कहा जाता है? नेपच्यून को कहा जाता है वरुण। यानी उत्तर क्या हो जाएगा इसका? वरुण। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं और देखते हैं हम आकार के आधार पर ग्रहों का सही क्रम। यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? आइए देखते हैं। हम सबसे पहले यह जानेंगे कि चूंकि यह देखिएगा तो इसमें बुध हमने अभी कुछ देर पहले जाना कि आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। इसमें प्रश्न में ढूंढना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा में आपको ये यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, यानी ए और सी उत्तर के लिए सुटेबल। उसके बाद देखते हैं बड़े, बड़े में केवल सी में दिख रहा है, यानी उत्तर इसका आपको हो जाएगा सी। लेकिन ये हम लोग यहीं बैठे बैठे जान लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं कि अगर देखा जाए बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए, यानी आरोही क्रम में देखा जाए, तो सबसे छोटा उसके बाद बड़ा हम क्या करते हैं? हम ऊपर से समझते हैं। हम सबसे बड़ा समझते हैं, हम थोड़ा सा अवरोही में समझते हैं। और तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा? एक नंबर यह ग्रह हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा आपको 2 नंबर यह हो जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर में आपको आता है अरुण। ये 3 नंबर में यह अरुण आ गया। 4 नंबर में आपको वरुण, 4 नंबर में ग्रह ये आकार की दृष्टि से है। 4 में आपको वरुण। 5वें नंबर पर पृथ्वी। हम लोगों ने जाना भी था पहले सेट में कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो यहाँ 5वां आ रहा है। उसके बाद छठे में शुक्र की बारी है। उसके बाद 7वें में आपको मंगल की बारी है और 8वें में आके बुध आता है। ये तो देख लीजिए, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण आपको, उसके बाद आता है चौथे नंबर पे वरुण, 5वें नंबर पे पृथ्वी, छठे नंबर पे शुक्र, 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पर बुध। यह क्रम हमें याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रमा
पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? हम सबको पता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। यानी पृथ्वी का चंद्रमा, चंद्रमा को हम उपग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, न कि आपको आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो नीचे वैज्ञानिक बनाते हैं और तो ऊपर ले जाके उसको उनकी कक्षा में स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जो है, वो उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ये प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ इस एक प्रश्न से कई प्रश्न निकालते हैं कि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी आपको सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या करती है? ये सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और यानी ग्रह ग्रह क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। और उपग्रह क्या करता है? उपग्रह उपग्रह करता है आपको ग्रह की परिक्रमा। उपग्रह करता है, ये उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह की परिक्रमा करता है। तो यही पूछ रहा है कि चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है। क्लियर है? यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न पे देते हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? घूर्णन, एक चीज ध्यान रखिएगा, घूर्णन क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या है। परिक्रमण और घूर्णन में हम घूर्णन, जो अगर घूर्णन को समझें, घूर्णन को अगर समझा जाए तो घूर्णन क्या होता है? मान लीजिए एक लट्टू है, ये एक लट्टू है, ये अपने इस आप अपने वो उस लट्टू अपने कील पे जो नीचे उसको जो लगा रहता है जिसपे वो नाचता है, उस पे अगर पूरा एक चक्कर मार देता है, वो उसका घूर्णन है। ये घूर्णन का एक उदाहरण है। अगर परिक्रमण, परिक्रमण का क्या है? परिक्रमण का आपका क्या है? परिक्रमण वो होता है, परिक्रमण में होता है क्या है कि आपको मान लीजिए एक साइकिल का वो है, ये साइकिल का हमने वो स्कोप देखा है ना, तो यह जो इस बीच में जो केंद्र लगा हुआ है, ये जो पहिया का पूरा वृत्त है, ये जब चारों ओर की तरह ये घूमता है, यह परिक्रमण है। ये ये जो बीच में लगा होता है केंद्र, वो अपने ही पर घूमता है, अपने ही केंद्र पर घूमता है, वही नाचता है। लेकिन सामने लगा हुआ जो रिंग होता है उसका, उसके चारों ओर घूमता है। तो यह परिक्रमण हो गया और यह इसका यह घूर्णन हो गया। यही समझने तो अपने अक्ष पर। तो यह पूछ रहा है कि चूंकि चंद्रमा भी जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा भी खुद घूमता है, वैसे ही लुढ़कता 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 पूरे पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। तो पूछ रहा है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने देर में घूर्णन करता है, कितने देर पर नाच जाता है? तो वह भी 27 दिन में करता है। पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिन में करता है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में वो घूमता है। जबकि हम लोगों, लेकिन यही जान जाए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने, लगभग 24 घंटे में घूमती है और परिक्रमण इसकी घूर्णन घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमण कितनी है? 365। ये अपने अक्ष पर घूम जाती है 24 घंटे में और परिक्रमण करती है किसका? सूर्य का, तो 365 में लगभग। आगे इसका एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारे पास? 27। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। 7वां प्रश्न, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ और किसकी परिक्रमा करते हैं? यह एक ध्यान देने वाली बात है कि उपग्रह जो है और किसकी परिक्रमा करता है। हम समझते हैं, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा क्या करता है? हर ग्रह करता है, जो भी कोई ग्रह हो उस वो ग्रह इसकी परिक्रमा करता है। ठीक है, इसकी परिक्रमा करता है। लेकिन उपग्रह कोई है, अगर मान लीजिए इसी ग्रह का कोई एक उपग्रह है, इसी ग्रह का कोई एक उपग्रह है, यह कोई एक उपग्रह है, इसके इर्द गिर्द घूमता है, तो यह भी तो बात है, ये जहां जहां जाएगा, यह आपको जहां जहां जाएगा ये ग्रह, इसका उपग्रह भी तो साथ साथ जाएगा उसके। तो यह जब घूमता है, आपको जब ग्रह यह भी घूमता है तो उसके साथ उसका उपग्रह भी तो घूमता है, क्योंकि उसका भी तो इसको चक्कर अपने ग्रह का लगाना है। ये ग्रह हो गया और यह उपग्रह हो गया, हमने अभी देखा उपग्रह हो गया। तो जहां जहां ग्रह जाएगा वहां वहां उसका उपग्रह जाएगा। यानी जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको उपग्रह भी आपको सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, न कि चंद्रमा। चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है। तो हम तो ये 8 ग्रहों की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और 8 ग्रहों की बात कर रहे हैं और 8 ग्रहों के में जिसके पास उपग्रह है उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी कोई भी उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7वें का? ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न हमारे सामने है और प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है? बहुत शानदार प्रश्न है।
आधा है, 1/4 है, बराबर है या 2/3 है? तो इसका उत्तर है 1/4 है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है? आधा है। 1/4 है, बराबर है, 1/4 है, 25% है उसका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न हमारे सामने है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 5,84,400 किलोमीटर, 4,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, ये लगभग में दिए गए होते हैं, और 2,84,400 किलोमीटर। हम सबने रटा होगा 3,84,400 किलोमीटर लगभग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां, कृत्रिम उपग्रह के संबंध में कौन सा सत्य है? कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक होता है अपने आप डेवलप हुए, जैसे चंद्रमा प्राकृतिक है, और कृत्रिम क्या होता है? जो यहाँ से नीचे नहीं बना के सुनते हैं कि इसरो ने ये फलाना भेजा, ये सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट वही उपग्रह। तो इसके संबंध में क्या है? ये उपग्रह मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। बिल्कुल सही है, मानव निर्मित ही होता है, ये प्रकृति निर्मित नहीं होता है, तो मानव निर्मित है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सत्य होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। इसका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी के लिए किया जाता है। बिल्कुल, सैटेलाइट बनाया उसी लिए जाता है, ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए, फिर उससे जानकारी जो होता है नीचे भेजने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। आज नीचे देते हैं सी, इसका उपयोग पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो टीवी, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि जो सारी चीज़ें हैं, इन सब से किससे होता है? सैटेलाइट से ना होता है। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन इसी से ना होता है। ऊपर छोड़ा जाता है तो टीवी पर जो प्रसारण होते हैं, हम लोग रेडियो सुनते हैं, किसके माध्यम से? ये सब उसी सैटेलाइट के माध्यम से होता है। क्लियर है? यानी होता क्या है कि स्टूडियो से क्या होता है? स्टूडियो से सैटेलाइट तक पहुँचता है, और सैटेलाइट से एक व्यक्ति तक पहुँचता है। यही यही कहानी है। तो यही इसीलिए ये संचार माध्यम का काम करता है। तो इसका उत्तर हमारे साथ हो जाएगा आपको डी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। ये भी कथन से संबंधित प्रश्न है, और इसको देखना है। हमेशा मैंने बार बार कहा है कि कथन के प्रश्न को देख के आपको घबराना नहीं है, और उससे देख के बोर नहीं होना है, क्योंकि वह प्रश्न जो होता है कई सारे प्रश्नों को भी लेके आता है, और आजकल प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न भी यही है। तो आइए देखते हैं। ए, आकाश में लाखों तारों का समूह जो सफेद पट्टी जैसा दिखता है आकाशगंगा कहलाता है, और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। जो लाखों तारों का जो समूह दिखता है और पूरी सफेद पट्टी दिखती है, उसको आकाशगंगा ही कहते हैं। और तो ये वाला सही है। और लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, यह भी कथन सही है। इसका मतलब उत्तर क्या है इसका? 11वां का सी, ए और बी। क्लियर है? 12वां नंबर प्रश्न है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी का मान है। ए 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 19.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 29.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसके बाद 0.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उत्तर है इसका, उत्तर होगा, हम सबको जानकारी भी है इस चीज़ की, और नहीं है तो जान लें, और इसको याद रखना है कि 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका जी का मान होता है पृथ्वी का। आइए देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है, इसलिए उसको यहाँ लाके आया गया। कोई भी वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, भार रहित होता है। तो हम सबको पता है, और जानकारी नहीं है तो जानकारी हमको होनी चाहिए कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका मान जो होता है उससे 1/6 होता है किसका? मून का, चंद्रमा का। ये अर्थ का है। ग्रेविटेशनल जो अर्थ का है, इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसका 1/6 क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका मून का। यानी मान लीजिए कि अगर 120 किलो का सामान कोई चीज़ पृथ्वी पर है, तो जैसे वो चंद्रमा पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो 20 किलो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भार पृथ्वी पर जाने पर वो घट जाएगा। हमको ये चीज़ ध्यान रखना है। यह एक खुद में प्रश्न बन गया कि पृथ्वी का के ग्रेविटेशनल मान का कितना होता है चंद्रमा का ग्रेविटेशनल मान? तो 1/6 होता है। क्लियर है? तो चलिए, ऐसे ही एक आपको रीजनिंग का भी प्रश्न इससे बना सकता है कि 120 किलो पृथ्वी पर है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? तो 6 से भाग दे दीजिए, सीधा सा बात है। आइए देखते हैं, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा है किसका? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? मंगल का, शनि का, शुक्र का और पृथ्वी का। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न। सबसे बड़ा उपग्रह हमने वहां जाना, उसके बाद आते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड है। ये किसका है? ये गैनीमेड बृहस्पति का आपको चंद्रमा है। बृहस्पति का चंद्रमा है ये। कौन? गैनीमेड। और टाइटन किसका है? शनि का। क्लियर है? और ये दो किसके हैं? मंगल के। ये किसके हैं? मंगल के। क्लियर है? ध्यान रखना है, और इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं। चारों अपने आप में प्रश्न है। तो गैनीमेड बृहस्पति का है, टाइटन शनि का है, फोबोस डिमोस किसका है? मंगल का है। और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, तो सबसे बड़ा आपको गैनीमेड 1 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आपको टाइटन आता है। पूछा जाता है कि दूसरा नंबर का उपग्रह कौन सा है आकार में, तो क्या होगा? टाइटन। और सबसे बड़ा गैनीमेड, और गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। तो इसका उत्तर हमें मिल गया, इसका उत्तर हमारे पास होगा गैनीमेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां, गैनीमेड किस का उपग्रह? अभी हम लोगों ने जाना बृहस्पति का है, इसको जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। अब आते हैं किस ग्रह के दिन
और उसका झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के बराबर होता है। बहुत शानदार प्रश्न है और इसको हमको देखने की जरूरत है। किस ग्रह के दिन और उसका झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के बराबर है? तो क्या है? वह है अरुण है, वरुण है, मंगल है, शनि है। मंगल इसका है। इसका क्या है? मंगल है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये पूछ रहा है पृथ्वी के समान है, तो मंगल का जान लेते हैं, उसके बाद पृथ्वी का भी जान लेंगे। तो मंगल का क्या है? मंगल का जो घूर्णन काल है, घूर्णन से ही ना दिन रात होता है, तो घूर्णन काल जो है इसका, इसका घूर्णन काल है आपको 24 घंटा, 24 आवर, इसको हम एच मानते हैं, 24 आवर आपको 37 मिनट्स और 23 सेकेंड इसका घूर्णन काल है। और पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का हम सबको पता है कि 23 घंटा आपको 56 मिनट, इसको एच 56 मिनट और 4 सेकेंड पृथ्वी का है। ये पूछा जाता है, ये अपने आप में एक प्रश्न यहाँ भी हमें मिलके तैयार हो गया। ये हो गया आपको मंगल का 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड, लगभग 24 के आसपास। और उसी अनुसार पृथ्वी का कितना है? इतने पे इनका घूर्णन काल है, दिन भी उनका उतना ही होता है। और सब उसके बाद ये तो हमारा दिन का हो गया, पृथ्वी का हो गया, और ये मंगल का हो गया, लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। और औरों में बहुत अंतर है, औरों में बहुत अंतर है। उसके बाद आता है पृथ्वी के झुकाव का। सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उतना ही लगभग मंगल भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो इसलिए उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? मंगल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां प्रश्न। सूर्य को परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा अधिकतम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा कौन सबसे अधिक लेता है? ध्यान दीजिएगा, कौन लेगा? पृथ्वी लेगा, बृहस्पति लेगा, शुक्र लेगा, मंगल लेगा? तो 18वां का उत्तर आपको हो जाएगा कौन? बृहस्पति। बृहस्पति चूंकि है आकार में बड़ा हुआ, तो इसको अपने पे भी घूर्णन करने में समय लगेगा। उसके बाद ये कितने दिन में घूमेगा? इसको समय लगता है आपको 12 वर्ष। इसको कितना लगता है? 12 वर्ष सबसे ज्यादा समय इसको लगता है। किसको? सूर्य को परिक्रमा करने। परिक्रमा ध्यान रखना, ये सूर्य के चारों ओर घूम जाने में इसको कितना समय लगेगा? इसको समय लगता है 12 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। आइए क्लियर है और आगे देखते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन काल के खगोल शास्त्री हैं? कौन है प्राचीन काल के? कौन से खगोल शास्त्री हैं? ध्यान दीजिए, आगे कौन है? भास्कराचार्य, पाणिनि, आर्यभट्ट, नागार्जुन। भास्कराचार्य जो है व्याकरणविद थे, और क्या थे आपको? व्याकरणविद पाणिनि थे, व्याकरणविद पाणिनि थे ये। और इन्होंने अष्टाध्यायी एक बहुत बड़ी रचना की है। अष्टाध्यायी, ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये क्लियर आता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये पाणिनि की रचना। ये एक व्याकरणविद थे। और भास्कराचार्य क्या थे? ये भी गणितज्ञ थे, ये एक गणितज्ञ थे। लेकिन भास्कराचार्य है क्या कि मध्यकालीन में थे, यानी 11वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत ये थे। ये भी खगोल शास्त्री थे, लेकिन ये गणितज्ञ थे और ज्योतिषी भी थे, लेकिन ये 11वीं शताब्दी से। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री के बारे में पूछ रहा है। तो नागार्जुन क्या थे? एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे। और आर्यभट्ट जो ये प्राचीन एक खगोल शास्त्री थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको आर्यभट्ट हो जाएगा। पाणिनि के संबंध में हमने जानकारी ले ली, अष्टाध्यायी के रचनाकार थे और ये व्याकरणविद थे। ठीक है, ये पूछता है और हिंदी में बहुत पूछता है। आइए देखते हैं, संस्कृत में भी आता है और पूछता है ये बहुत सारे प्रश्नों। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है हमारे पास, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा को सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 5 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष और 50 करोड़ वर्ष। तो कितना समय लगता है? तो हमें हमारा उत्तर है आपको 25 करोड़ वर्ष। कितने कितने वर्ष? 25 करोड़ वर्ष। थैंक यू। इतना ही इस वीडियो में है सौरमंडल में, इससे हमारा पूरा काम चल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। सौरमंडल से जो प्रश्न आएंगे इसी के बीच में से आएंगे। अगर आपको इस प्रश्नों में से चाहते हैं आप इसको रोक के उतार लेना, तो आप इसको रोक करके पॉज करके वीडियो को आप उतार सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद। जल्दी ही मिलता हूँ नए वीडियो के साथ और नए भूगोल के नई सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का।